हेलो दोस्तों, हम लोग कल देख लिए थे क्या अपना सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का 10 क्वेश्चन तक देख लिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्या रहता है, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के रहते हैं। 4 मार्क्स 5 मार्क्स के रहते हैं और 6 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें सब में दो दो क्वेश्चन रहते हैं, एक के साथ एक अथवा रहता है। और सेट ए, सेट बी और सेट सी में तीनों तीनों में ये सेम रहते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर बाकी दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को ही एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो क्या कौन सा प्रमेय है ये, अपन पढ़े हैं थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय, या फिर इसको क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। इसको क्या बोलेंगे? थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो सबसे पहले इसका बनाते कैसे हैं। ठीक, अपन को क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक, अच्छे से बना लेते हैं त्रिभुज, ये वाला ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक, और उसमें एक रेखा जो इसको 20 से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज हो गया, और इसको जो 20 से वो कर रही है, डी और ई। डी और क्या है? ई है। ठीक है, डी और ई है। तो अपने को दिया क्या है? दिया है बीसी। जो बीसी है उसी के लंबवत, मतलब उसी के बीसी के लंबवत क्या है? डी है। ठीक है, ये क्या है? दिया है। ये क्या दिया है? ठीक है, बीसी के लंबवत डीई अपने को दिया है। बीसी के लंबवत डीई अपने को दिया है, और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। थेल्स पर में क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि इसके एडी बटे में डीबी, ये बटे में जो ईसी है, ये क्या है? अनुपात इसका क्या है? बराबर होगा। मतलब इसके से लेके इसका अनुपात, इसके बट्टे में ये डी बट्टे में क्या? डीबी, और बराबर ई क्या? ईसी। इसका अनुपात क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर। इसका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले एक लंब डालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, एक लंब डालते हैं इसमें ऐसे। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंब डाले, फिर इसमें भी एक लंब डाल सकते हैं अपन ऐसे। ठीक, और जो यहाँ पे लंब डाले हैं इसको एन बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। ठीक है, और जो ई एन है, और जो क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी वो बराबर है। क्या होगी? बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इतना लंब डाल दिए। ठीक है,
अब ई एन जो है, ई एन किस पे लंब है? एडी पे लंब है। ई एन किस पे लंब है? यहाँ पे लिख लेते हैं, ई एन किस पे लंब है? एडी पे लंब है। ठीक है, एडी पे लंब है। और जो ई एन है ना, वो किस पे लंब है? एडी पे लंब है। और जो डी एम है, जो डी एम है वो किस पे लंब है? डी एन किस पे लंब है? डी एन आपका किस पे लंब है? ए ई पे लंब है। किस पे लंब है? ए ई पे लंब है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ई एन किस पे लंब है? एडी पे लंब है। और डी एम किस पे लंब है? ए ई पे लंब है। किस पे लंब है? ए ई पे लंब है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना होता है तो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित लंबवत ऊंचाई। क्या होता है? लंबवत ऊंचाई। लंबाई गुणित ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। त्रिभुज है, वो ये त्रिभुज है, ये नहीं, लंबाई गुणित आधार, आधार होता है, सॉरी ना, आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित क्या होता है? ऊंचाई। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो कौन सा ऊंचाई? ऊंचाई पे यहाँ पे कौन सा ऊंचाई की बात कर रहे हैं? ऊंचाई की बात कर रहा है आधार गुणित 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई ए वाली ऊंचाई की बात कर रहा है। कौन सा? ये आधार है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली ऊंचाई नहीं हो जाएगी ना, कि ये दिया हुआ है तो ये वाली ऊंचाई की बात कर रहा है, तो मतलब इसके आधार के लंबवत ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है? लंबवत ऊंचाई की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी ऊंचाई की बात कर रहा है? लंबवत ऊंचाई की बात कर रहा है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट पेज में इसको अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक, इस पेज में कॉपी हो नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो फिर से बना लेते हैं त्रिभुज, कॉपी यहाँ पे साइड में। ठीक है, त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया। ठीक, ये हो गया, राइट। ठीक, ए बी सी, और ये क्या हो गया? डी, डी, और ये क्या हो गया? ई। ठीक है, डी और ई। ठीक, एक यहाँ से लंब इसको ऐसे डाले हैं और एक यहाँ से लंब डाले हैं, तो ये क्या हो गया? एन और ए एम था। ठीक, यहाँ से भी लंब डाले हैं और यहाँ से लंब डाले हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक, अपन देख लिए थे कि क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, ये होता है। ये देख लिए अपन। ठीक है, ये देख लिए। अब देखने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अपन क्या निकालते हैं, इस त्रिभुज का ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, किसको आधार मानते हुए? इस वाले को आधार मानेंगे। ठीक है, ए डी को क्या मान लेंगे? आधार मान लेंगे। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो किसका निकालते हैं? त्रिभुज, त्रिभुज, बोर्ड बहुत, त्रिभुज, ठीक, ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना? 1/2। ठीक है, कितना? कितना लिखेंगे इसको? 1/2, 1/2। ठीक है, आधार किसको माने? आधार किसको माने? ए डी को आधार मान लिए। किसको मान लिया? ए डी को आधार मान लिए। तो आधार कितना है? ए डी है, ए डी। ठीक, ए डी। और इसकी क्या है ऊंचाई? लंबवत ऊंचाई कितनी है? ये है ई एन। देखिए,
ये आधार मान लिए तो इसको क्या क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे, तो कितना हो जाएगा ई एन, ई एन, ई एन, ठीक है, ई एन, ई एन, ठीक। फिर अब देखिए ये त्रिभुज ये देख लिए, अब त्रिभुज क्या देखेंगे, अब त्रिभुज अपन देखते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज किस में देख लिए, त्रिभुज देख लेते हैं ए डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। अब इसमें किसको आधार मानते हैं, ठीक है, इसमें किसको आधार मानेंगे, त्रिभुज डी बी ई में देखते हैं, किस में देखते हैं, त्रिभुज डी बी ई में, ठीक है, टी बी ई में। तो सबसे पहले इसको डी बी को क्या मान लेंगे, किसको, डी बी को क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, ये देखिए इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको बीडी को क्या मान लिए, बीडी को आधार मान लिए, तो उसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर होगी, तो ई एन भी इसमें बराबर होगा, ठीक है, ई एन दोनों में है बराबर होगा, ठीक है। ये बीडी क्या है, अभी बीडी, बीडी है, ठीक, ये हो गया। अब क्या देखते हैं, अब त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 ए ई, ठीक, आधार इसको मान लिए, तो इसको क्या मानेंगे, ये ऊंचाई हो जाएगा डीएम, क्या ऊंचाई हो जाएगा डीएम, ठीक। फिर उसी तरीके से त्रिभुज बी डी ई सी में का क्षेत्रफल 1/2, ठीक, आधार किसको माने, ईसी को मान लिए, किसको मान लिए, ईसी को, ठीक है, ईसी को। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई डीएम होगा, क्या हो जाएगा, डीएम होगा। तो समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने पर, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पे, ठीक है, और समीकरण 3 और 4 को भाग देने पे, समीकरण 3 और 4 को भाग देने पे, समीकरण 1 और 2 को भाग दिया और समीकरण 3 और 4 को भाग दिया, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को भाग देते हैं और 3 और 4 को भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, देखिए 1 और 2 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर क्या होगा, देखिए ये जो जो कट जाएगा उसको पहले ही काट देते हैं, ये इसको दोनों को भाग दिए हैं, तो इसमें ई एन कट जाएगा, बचेगा क्या, ए डी, 1/2, 1/2 इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ए डी बट्टे में बी डी, ए बी बट्टे में बी डी, 5 नंबर इसको दे देते हैं। फिर 3 और 4 को भाग दिए, किसको भाग दिए हैं, 3 और 4 को, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और 4, 3 भागित 4, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें भी डीएम डीएम कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा, बचे क्या, ए ई बटे में ई सी, इसको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक, ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे, बी डी ई, बी डी ई जो दिख रहा है, बी डी ई और बी डी ई और डी ई सी, डी ई सी क्या है, एरिया दोनों के क्या है, बराबर है। देखिए इसमें तो ये दोनों तो ये दोनों त्रिभुज तो सेम है, दोनों त्रिभुज सेम है कि नहीं, ए डी ई इधर से लिखें या फिर ए ई डी, दोनों त्रिभुज सेम है, ये ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम है, दोनों का ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम है ये, और ये दोनों तो सेम ही है। और बचा ये डी, तो इसका एरिया 20 से अगर किसी भी त्रिभुज मैं बीच है त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ से कट किया इधर से भी कट किया तो दोनों तो बराबर है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज
त्रिभुज डी बी सी, ठीक, बराबर, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी के, बराबर होगा, बराबर होगा। डी ई सी और डी बी सी दोनों जब बराबर हैं तो ये ऊपर वाला तो दोनों बराबर हैं पहले से, तो ये और ये भी क्या होंगे, ए डी बट्टे में बी सी, बी डी क्या होगा, ए डी बट्टे में बी डी, ए डी बट्टे में बी डी बराबर ए ई बट्टे में क्या, ई सी। ये क्या होंगे, ये होंगे बराबर। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था यहाँ पे, और वही अपने को आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं, या ठीक है आधारभूत, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं, जिसका सिद्ध करना रहता है कि एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, एक ही अनुपात में मतलब कि विभाजित करती है। ठीक, मतलब कि इसके इस त्रिभुज है, अगर मैं इसको यहाँ से कोई लाइन खींचूं, कोई भी लाइन खींचूं, तो एक ही अनुपात में, मतलब इधर जितना जितना वो रहेगा उधर भी उतना ही वो रहेगा, उसका कहने का मतलब ये है। ठीक, उसी को अपने को सिद्ध करना रहता है। ठीक है, तो ये अपना बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की केंद्र, वृत्त की केंद्र मतलब पहले, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा, अपने को क्या बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे वृत्त बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, अरे यार ये भी काम नहीं कर रहे हैं, ये भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या मान लिए, एक वृत्त, वृत्त देख लिए। ठीक है, वृत्त देख लिए, वृत्त देखने के बाद क्या करेंगे, वृत्त बोल रहा है एक वृत्त के केंद्र और एक जीवा के मध्य, एक मान लीजिए केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, और एक जीवा के मध्य, ये जीवा है, ये क्या है, जीवा है। ठीक है, जीवा के मध्य बिंदु मिलाने वाली, इसको मध्य बिंदु मतलब जीवा के मध्य बिंदु मिलाने वाली, ठीक है, रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। लंब होने का मतलब क्या है, इसको मैं त्रिभुज बना लिया पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले लंब होने का मतलब क्या है, ये तो लंब होने का मतलब क्या है, इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। अगर 90 डिग्री बना रहा है तो लंब होगा, अगर 90 डिग्री नहीं बना रहा है तो वो लंब नहीं होगा। तो इसको ए बी मान लेते हैं, और इसको क्या होता है, ओ मान लेते हैं। तो अपने को दिया क्या है, दिया है अपने को, ठीक है, अपने को दिया जो है उसको पहले लिखते हैं कि ये दिया है और ये अपने से अपन बनाए हैं। ठीक, तो दिया है वृत्त, वृत्त दिया है, ठीक, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र, वृत्त जिसका केंद्र क्या है वो है, ठीक, ठीक वो है, ठीक, इसको क्या मान लेते हैं अपन, पी मान लेते हैं। दिया है, अपने को दिया है ना, दिया है, दिया है वृत्त जिसका, जिसका केंद्र क्या है, वो है, क्या है, वो है, ठीक है, और लंब, ठीक, और जीवा, जीवा, जीवा भी ले लिए अपन ए बी, ये जीवा है, ए बी अपन क्या है, जीवा है, क्या है, जीवा क्या है, ए बी अपन जीवा है, ठीक है, जीवा क्या है, ए बी है, ठीक, जिसका मध्य, मध्य बिंदु क्या है, जिसका मध्य बिंदु, जिसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु अपना पी है, मध्य बिंदु पी है। देखिए अपन ए भी एक जीवा ले लिए जिसका मध्य बिंदु पी है, ठीक, और इतना दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब रचना क्या करते हैं अपन, इसमें रचना अगर कुछ करना है तो रचना, जैसे रचना क्या की है भाई, अपने को तो दिया था जीवा एक, एक जीवा है बी, अपन ए बी तो नहीं दिया था लेकिन जीवा दिया था ना कि जीवा एक, उसको अपन क्या मान लिया, ए बी मान लिया जिसका मध्य बिंदु बी है, और वो पे मिलता है। रचना क्या की है कि ओ ए और ओ बी को मिलाया, ओ से लेके ए और ओ बी को मिलाया, को मिलाया,
ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहले पढ़िए क्या सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वह वृत्त, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा, जीवा को क्या होता है? लंब होता है। तो मैं बताया था जीवा में लंब कब होगा? जब जब ये वाला कोण 90 डिग्री बनाएगा। तो वो वाला कोण 90 डिग्री बनाने के लिए लिखना है, सिद्ध करना है। वो जिसका कोण बनाते हैं उसको क्या लिखते हैं? बीच में लिखते हैं ओ पी ए, या फिर लिख सकते हैं ओ पी बी। कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ये अगर सिद्ध हो जाता है तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि ओपी जो है वो लंब होगा किस पे? ए बी पे। किस पे लंब होगा? ए बी पे। अगर लंब का चिन्ह बनाना था तो ऐसे बनाते हैं, लंब का उल्टा टी बनाते हैं, वो लंब का होता है। ठीक है, तो ओ पी जिसका बीच में दे, जिसका डिग्री में यहाँ जिसका दिखाना रहता है कोण, उसको बीच में लिखते हैं ओ पी ए। ओ पी बी कितना 90 डिग्री बना रहा है, जिसका लंब बना रहा है ओ पी लंब बना रहा है किस पे? ए बी पे। किस पे? ए बी पे। तो उसका क्या होगा? उसको लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ये अपने को सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले उत्पत्ति क्या, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ भाई? ठीक, इसको उत्पत्ति कैसे हुआ? ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। इतना हो गया। अब देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुआ? अब अपन उत्पत्ति के लिए इसमें क्या क्या दिया और क्या क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज, सबसे पहले अपन त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज जो है ओ पी ए और त्रिभुज ओ पी बी में, तो इसमें जब अपन देखेंगे तो क्या दिख रहा है? इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहा है वो देखते हैं। तो दिख क्या रहा है? देखिए यहाँ, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन खींचूं, ठीक है, इसमें दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन खींचूं, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन खींचूं, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लाइन खींचूं, यहाँ से, ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या हमेशा, वृत्त की त्रिज्या हर कहीं पर भी बराबर होती है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? ओ ए और ओ पी क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब यही है कि ओ ए और ओ पी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, ओ ए और ओ पी बराबर होगा। ठीक, अब जब क्या कर रहा है कि ओ ए इसके मध्य बिंदु, ओ पी, ये मध्य बिंदु, मध्य से काट रहा है, इसको मध्य बिंदु से काट रहा है। तो ओ पी नहीं, ओ ए पी और बी पी, ए पी और बी बी भी बराबर होंगे। होंगे कि नहीं भाई? ओ पी, ए पी, ए पी जो है, और यहाँ से भी रखेंगे तो पी बी पी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। दोनों में है ओपी और ओपी, दोनों उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ, ठीक, क्या है? उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ है तो दोनों में वही बराबर होगा। ठीक, उभयनिष्ठ है तो दोनों में बराबर होगा। अब इतना इतना होने के बाद, इतना होने के बाद देखिए, इतना है तो बराबर होगा। तो इतना होने के बाद, ठीक, इतना होने के बाद जब तीनों भुजा भुजा भुजा, क्या है? भुजा, तीनों के कोई भी त्रिभुज के भुजा और भुजा और भुजा बराबर है। ठीक है, तीनों के भुजा 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 बराबर हैं। तो ये सर्वसम्मिका होता है कि वो त्रिभुज भी क्या होंगे? वो जो त्रिभुज होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। वो भी त्रिभुज क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, त्रिभुज बराबर होंगे। ये अगर भुजा, तीनों भुजा बराबर हैं एक दूसरे के, कोई भी त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है, और तीनों इसके, ये भुजा इसके साथ बराबर है, ये भुजा इसके साथ बराबर है, ये भुजा इसके साथ बराबर है। जब तीनों बराबर है तो त्रिभुज भी क्या होगा? बराबर होगा। यही उसमें बोल रहा है, त्रिभुज बराबर होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है। देखिए ये ये लाइन है, लाइन, तो लाइन, कोई भी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाता है? कोई भी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये लाइन जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा होगा? 180 डिग्री का कोण बना रहा होगा। इसका कहने का मतलब है कि त्रिभुज
ओ बी ए प्लस त्रिभुज ओ बी पी कितना 180 डिग्री का कोण बना रहा है। अब जब इसको यहाँ पे पुट कर इस किसी का भी एक मान पुट कर लेते हैं, त्रिभुज ओ पी ए, ठीक है, त्रिभुज ओ पी ए बराबर कितना हो गया 180 हो गया। क्या हो गया 180 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दो, भाई सेम सेम है तो लिख सकते हैं दो त्रिभुज ओ पी ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज ओ पी ए बराबर कितना हो जाएगा 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दिख रहा है ना, ठीक, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ गया। कितना हो गया ये 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। जब 90 डिग्री आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, मतलब इसकी 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है, मतलब ये क्या होगा लंब होगा। क्या होगा ओपी किस पे लंब होगा, ए बी पे लंब होगा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। ठीक, अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से बता दे रहा हूँ। अपन एक जीवा, एक अपने केंद्र मान लिए, वृत्त बनाए, केंद्र मान लिए वो, ठीक है, जिसकी जीवा कितनी है ए बी जीवा है। और अगर उसमें मध्य बिंदु अगर देखें तो पी मान लिए मध्य बिंदु, ठीक। इसको मिलाया ओ ए और ओ बी को मिलाया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपने को कि ये लंब है। लंब मतलब किसी पे कोई भी यहाँ पे है और उस पे अगर लंब बोल रहा है, इसका मतलब कि वो 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है 90 डिग्री। मतलब बीच वाला जो ओ पी ए होगा और ओ पी बी होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। जो बीच में रहता है उसकी कोण की बात करता है, ठीक है, किसकी बात करता है, कोण की बात करता है, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये कोण की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोण होगा, ठीक है। क्या होगा ये कोण होगा, ठीक है। त्रिभुज लिख दिया हूं मैं गलती से। ये क्या होगा कोण होगा, कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कोण ओ पी ए, ठीक, यहाँ पर भी कोण, ठीक, इतना हो गया, ठीक, ये हो गया। और ये भी कोण, जहाँ ये ठीक है, कोण की बात कर रहे हैं ना, तो कोण ये हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे त्रिभुज ओ पी ए बराबर है त्रिभुज ओ पी बी में, ठीक, तब की बात, दोनों बराबर है तो उसका कोण भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर ओ पी बी, ओ पी ए और ओ पी बी में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये त्रिज्या है, वृत्त का क्या है त्रिज्या है, ओ ए और ओ बी तो बराबर होंगे। ओपी दोनों में सेम है, ओपी तो दोनों लाइन सेम है तो घनिष्ठ है। फिर एपी और बीबी दोनों बराबर में जब बीच में काट रहा है, मध्य बिंदु में काट रहा है, मध्य बिंदु में, तो क्या होंगे वो भी बराबर होंगे। तो त्रिभुज के अगर तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर तो त्रिभुज ही बराबर होगा। अब जब त्रिभुज बराबर होगा जब, तो उसके कोण भी बराबर होंगे। जब त्रिभुज बराबर होंगे तो उसके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ओ पी ए और कोण ओ पी बी बराबर बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो ये एक लाइन कितना की डिग्री का कोण बनाता है, एक लाइन बनाता है 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का कोण बनाता है तो कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ पी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री। और ये बराबर है तो जुड़ जाएंगे तो कोण ओ पी हो जाएगा 2 कोण ओ पी ये हो जाएगा। और जब ओ पी ए बराबर देखेंगे, ओ पी ए बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे अगर मैं क्या बोलूँ कि दोनों बराबर हैं ओ पी ए और बराबर ओ पी बी, जब बराबर है 90 डिग्री तो ये प्रूफ क्या करता है, क्या प्रूफ करता है कि क्या होंगे ओ पी लंब होगा कितना ए बी पे, ए बी पे क्या होगा लंब होगा। क्या होगा ए बी पे लंब होगा, ठीक है, ए बी पे क्या होगा लंब होगा, ठीक। ये अपना प्रूफ हो गया। क्या हो गया ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुलक निकालना है। क्या निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बहुलक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बहुलक निकालने का फार्मूला होता है,
ठीक है, क्या निकालने के लिए फार्मूला होता है? बहुलक निकालने का। तो बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला सबसे पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? बहुलक, ठीक, बहुलक यल प्लस, ठीक है, यल प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2, ठीक, मल्टीप्लाई H, ठीक। अब इतना फार्मूला याद हो गया आपको, ठीक, फार्मूला बन गया। अब फार्मूला में क्या क्या चीज है अपने को अब ये देखना है। यल किसको बोलते हैं? ठीक है, यल किसको बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं, F1 किसको बोलते हैं, F0 किसको बोलते हैं, F2 किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक है, 5 दिया हुआ है। तो उसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब कि बीच वाला कितना हो जाएगा? 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच वाला अपना हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। तो बीच वाले को क्या बोलते हैं? बीच वाले को क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। तो उससे पहले वाले को क्या बोलेंगे? F0 बोलेंगे। उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। और ये देखिए, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 में जा रहे हैं। तो एच कितना हो गया? 10 हो गया। किसे? 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो वो कितना हो रहा है? 10 हो गया, ठीक। यल, अब बचा क्या? यल, यल की बात कर रहे थे। यल किसका? उसका क्या बोलते हैं? यल, ये हो गया। यल किसको बोलते हैं? उससे जस्ट पहले, यल किसको बोलते हैं? यल इसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। तो यल किसको, सब देख लिए। एच किसको बोलते हैं? एच जो उसके बीच में गैप रहता है, इसके वर्ग के बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं, ठीक। और यल जो बोलते हैं, यल किसको बोलते हैं? इसके पहले वाला, जिस, ठीक, जो बीच में है, इधर से बीच में है, इधर से बीच में, उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं? यल बोलते हैं। तो यल कितना है? यल 20 है, ठीक। F1 कितना है? F1 16 है। F0 कितना है? F0 10 है। और F2 कितना है? F2 12 है। और H कितना है? H 10 है। तो अपन इसको सबका वैल्यू पुट करेंगे, अब आंसर आ जाएगा। तो L कितना है? L अपना 20 है, ठीक है। F कितना है? F1 कितना है? F1 16 है। F0 10 है, ठीक। और नीचे 2F1 कितना है? मतलब 2 गुणे F1 तो 32 हो जाएगा। F0 कितना है? 10 है। और F2 कितना है? 12 है, 12। और ये एच कितना है? 10 है। ये हो गया। अब इसको यहाँ पर से देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 20, ठीक, 20। और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, कितना हो जाएगा? 6। और ये 10 और बटे 10, ठीक। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 26। कितना हो गया? 26। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर इसका? 26 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उसी का अथवा वाला जो क्वेश्चन था, निम्न सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, इसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए अपने को चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? चार्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक, वर्ग। सबसे पहले क्या है? इसको वर्ग, इसका वर्ग लिखेंगे। फिर बारंबारता लिखेंगे जो दिया हुआ है, वार्ता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। और मध्य बिंदु, मध्य, ठीक है, मध्य, इसको क्या बोलते हैं? X1 बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? F1 X1 हो जाएगा, F1 X1 हो जाएगा, ठीक है। F1 X1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वर्ग खींच लिए, कितना है? 1 2 3 4 5, एक डब्बा बन गया, 2 3 4, क्या हो गए? 5, ठीक है, ये बन गया, ठीक।
ये बन गया अपना। ठीक, तो सबसे पहले वर्ग, वर्ग कितना, 30 से 40, ठीक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। अब बारंबारता कितना है, 11 है, 29 है, फिर 06 है, फिर 03 है, फिर 1 है। ठीक, इसका मध्य कितना हो गया, इसका मध्य कितना हुआ, इसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 35, और इसमें 90 45, ठीक है, 110 55, 180 80 70, सॉरी, इसका कितना हो जाएगा, 65, ठीक, इसका कितना हो जाएगा, 75, हो गया। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा यार नीचे अपने को और जगह चाहिए था, फिर हो गया। इसका उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 385, कितना हो जाएगा, 385, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1305, 1305, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 300, 300 वैसे, और 30, 330, 330, 330, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 15, 195, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, कितना हो जाएगा, 75। अब इसको जोड़ेंगे, समेसन, समेसन ऑफ किसका, समेसन निकालेंगे F1 और X1 का कितना हो जाएगा, और समेसन निकालेंगे F1 का, किसका निकालेंगे, F1 का, ठीक, समेसन F1 का, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो इसका समेसन निकालेंगे तो 1900, इसका समेसन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2290, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2290, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 29, 29 कितना हो जाएगा, 40, 40 30 40, 40 और 50, कितना हो जाएगा, 50। और दोनों को क्या, माध्य निकालना है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा समेसन ऑफ F1 X1 फिर समेसन ऑफ F1, तो इसको जोड़ेंगे तो 2290 बट्टे में कितना, 50, 2290 बटे में 50। अब जब डिवाइड करेंगे तो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 और 5 बचे 25, 5 बचे 25, फिर 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक, 45.8, कितना हो जाएगा, माध्य 45.8 हो जाएगा, ठीक है, ये अपना बन गया। अब इसमें देखेंगे, यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या, ठीक, ठीक, ये 13 नंबर क्वेश्चन का पहला देखते हैं, ठीक है। यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयत ज्ञात करना है, तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होनी चाहिए फार्मूला, और उसकी आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या है, आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, 4 पाई, ठीक, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले की क्या होना चाहिए, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया हुआ है, आर अपने को कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 पाई को कितना लिखेंगे, 22/7, ठीक है, तो यहाँ 7 गुणित 7 लिख लेंगे, आर के जगह वैल्यू पुट करेंगे, इसका ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 8 और 8 और 7 हो जाएगा, तो 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 और 5, 56 और 5 61 होगा, कितना होगा, 61 हो जाएगा, ठीक है, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, तो 61 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है, सेंटीमीटर का वर्ग या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश बोले लिखेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया,
पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब उसका क्या बोला है, आयतन। अब उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है अपने को। क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला निकालेंगे। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है, 3/4 पाई आर का क्यूब। ठीक है, 3/4, 3/4 22/7। ठीक, आर का क्या होता है, क्यूब। तो आर कितना है, 7 है, तो 7 का 3 बार। ठीक, ये हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 4/3 22 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है, ये 88 और ये कितना होता है, 49 हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे गुणा करेंगे अपन 43, जब अपन गुणा करेंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो 43 12/3, और 3 जब हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 1 बच गया। देखिए 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौको 12, 12, 1 बच गया, 1 बच गया, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। तो फिर क्या इतना बचा, 2 बच गया, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 1437। ठीक है, बचा कितना, 1। तो 10 पॉइंट लगा लिए, 10 हो गया, और 10 सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, मतलब कि घन सेंटीमीटर में होता है, और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो उसका आंसर निकल गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है। इसमें फार्मूले का खेल है, अगर फार्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन बनेंगे, और नहीं पता है तो नहीं बनेंगे। तो बोला है शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 8 दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ और आयतन की फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, वक्र पृष्ठ और आयतन का फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल। अब यल, आर तो दिया हुआ है, लेकिन यल क्या है, यल है तिर्यक ऊंचाई। यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। यल क्या है, यल है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है रूट। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या फार्मूला होता है, एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक है, शंकु तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच का स्क्वायर कितना है, मतलब ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया है, तो 3/2, तो कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 अठैया 64, और 6 की 36, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यल कितना हो गया, 10 हो गया। यल कितना हो गया, 10 हो गया। आपने को बोला है पाई आर यल शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल है। तो पाई कितना, 22/7। ठीक, आर कितना है, आर है अपना 6, यल कितना है, यल है 10। ठीक है, यल की है 10, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1, और 6 दूना 12 1 13, 1320/7, 1320/7। तो कटेगा क्या, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। और अगर नहीं काटना है इसको, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 60, 60 और पाई। ठीक, इतना भी लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ अपना निकल गया, वक्र पृष्ठ निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का क्या आयतन होता है, 1/2, 1/2 शंकु का आयतन। ठीक है, 1/2 पाई स्क्वायर एच। ठीक है, पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक, वर्ग सेंटीमीटर 1/2 पाई स्क्वायर अच्छा सॉरी 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 1/2 नहीं होता, 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 आयतन, तो 1/3 पाई अपन वैसे ही रख लेते हैं, और यहाँ पे 6 है तो 6 क्या है, ठीक, स्क्वायर एच कितना है, एच अपना 8 है। ठीक है, तो कटेगा, कट जाएगा 2। ठीक है, 6 दूना 12, 12 अठे 96, 12 अठे 96 पाई घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, 96 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया क्या, शंकु का आयतन। तो इसमें ये सब में क्या होता है कि फार्मूला आपको पता होना, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का आयतन। ठीक है, वक्र पृष्ठ, आयतन, ये सब पता होना चाहिए। जैसे उसमें गोले का पूछा था, ठीक, तो इसमें फार्मूला पता होना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक, अब अगला है मूलधन। अपने ये ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ब्याज से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। ठीक, ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक, बोला है 3,000 रुपए प्रति 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 वर्ष के लिए सारणी ब्याज निम्न। अच्छा, ब्याज दिए हुए हैं, समय उस आलेख खींचना है, सॉरी, ये आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले तो ग्राफ होने चाहिए। ठीक, ग्राफ होने चाहिए। अगर ग्राफ नहीं है तो ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, तो इसमें ये है, ये ऐसे दिया रहेगा। तो एक साइड क्या लेंगे, समय ले लेंगे। क्या ले लेंगे, समय लेंगे। किसमें, वर्ष में। क्या लेंगे, वर्ष में। तो यहाँ पे 0, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ठीक, अब दूसरे साइड क्या है, ब्याज की राशि। तो जैसे कि किसमें दिया हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे, 100 के में ले लेते हैं, 100 नहीं 50 में लेते हैं, 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150। ठीक है, यहाँ पे 200, 50-50 के फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं तो 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450। ठीक, फिर 450, फिर 500। ठीक ना, फिर आगे बढ़ेगा 550, फिर 600, फिर 650, फिर 700। ठीक, फिर 750। तो सबसे पहले कितना दिया है, एक वर्ष में, एक वर्ष में कितना, 150, तो यहाँ पे बिंदु लगाएंगे। ठीक, फिर दूसरे में क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में कितना, 300। ठीक, 300, तो ये जहाँ पे जाएगा ऐसे ग्राफ रहेगा तो बहुत अच्छे से बनेगा, ऐसे यहाँ पे इसको, ये यहाँ पे। फिर बोला है 3 वर्ष में 150, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 150, 150 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और बढ़ेगा मतलब। ठीक, यहाँ पे। ठीक, फिर 4 वर्ष में 600, तो 600 जहाँ पे है वहां पे आएगा। फिर 5 वर्ष में 750। ठीक, ये मतलब यहाँ पे। अब इसको जब हम खींचेंगे तो एक सरल रेखा दिखाई दे रहा है। क्यों सरल दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिफरेंस इसमें देखिए 150 का डिफरेंस है, यहाँ से भी 150 का, 150 का और 150 का डिफरेंस है। इसीलिए अपने को एक सरल रेखा दिखाई, जब भी डिफरेंस बराबर हो तो हमको एक सरल रेखा ही दिखाई देगा। तो ये अपन आलेख खींच लिया। अगर वही वो रहता, ग्राफ रहता, तो बहुत ही वन लाइन में जाता, मतलब कि बहुत वो क्या जाता है, सरल रेखा ही जाता, मतलब कि एक बराबर रेखा जाता है। ठीक है, अब इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 को y mx c के रूप में लिखिए। और जो m होता है वो क्या होता है, ढाल होता है। क्या होता है, ढाल होता है। ठीक है, ढाल होता है। और y अक्ष पे अंतरखंड लिखिए। जो c होता है वो क्या होता है, अंतरखंड होता है। अंतरखंड होता है किस पे, y अक्ष पे, y अक्ष पे। तो कुल मिला के क्या करना है कि अपने को उसको लिखना है उसी में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6y है, ठीक है, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, ले गए, ये इधर ले गए, और फिर इसके ये इधर गया तो प्लस में हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो गया माइनस में। अब ये y को यहाँ रख लिए, इसको क्या 6/7 और 5/6 कर लिए। ठीक, इतना हो गया।
इतना हो गया। तो जो यम एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ जो है, मैं इसको पहले लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो जो एक्स के साथ है वो क्या है, ढाल है। क्या है, ढाल है। तो यम बताएगा, वो यम क्या बता रहा है, -5/6। और सी जो है वो क्या बता रहा है, अंतरखंड वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे क्या है, वो अंतरखंड है। क्या है, वाई अक्ष पे अंतरखंड है। तो यम क्या बता रहा है, ढाल बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, वाई अक्ष पे अंतरखंड। ठीक, तो दोनों निकल गया, यही इतना ही सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, कविता ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। ठीक है, पी मतलब कि 200 प्रति माह। क्या, 200 प्रति माह। ठीक, समय, समय आर, कितना वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, कितना, एक साल में कितना माह, 12 माह, तो 60 माह। ठीक है, ब्याज, नहीं नहीं, ये तो टी होगा ना, अरे भाई समय टी। आर, दर, दर कितना है, 6%। कितना परसेंट, 6%। ठीक है, तो 5 वर्ष बता कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, फार्मूला होता है, कुल ब्याज बराबर पी आर, पी आर। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है कुल ब्याज, कुल ब्याज। ब्याज अपने को निकालने के लिए आवर्ती जमा खाता में जब भी निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है पी आर बटे में 100 प्लस 1/12। ठीक है, 1 बटे प्लस होता है कि मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, n+1। ठीक है, n+1 बटे में n+1 बटे में, ठीक है, 2/2। ठीक है, बटे में 2। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, पी आर मल्टीप्लाई 1/2 यन, और यन जो होता है वो क्या होता है, माह की संख्या, कितनी माह है। ठीक है, तो पी कितनी है, 200। आर रेट कितना है, 6/100। ठीक है, 1/12। यन कितना है, 60, उसमें एक जोड़ दिया, 61/2। ठीक है, बटे में 2। तो कितना, ये जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 12×5 = 60। कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, कट गया। ठीक, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसको अगर मैं, ये भी गुणा में है ना, क्या है, गुणा में है, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 और 6 और 5 का गुणा हो जाएगा 30, और इसका 61। कितना हो जाएगा, 61। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 और 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 और 30 का गुणा करेंगे जब, हो जाएगा, गुणा ही करके देख लेते हैं, 61 और गुणित 30। ठीक है, मतलब 0 तो बढ़ाना ही है, 3 एकम 3, 36 18, 1830। कितना हो जाएगा, 1830। कितना हो गया, 18, ब्याज राशि कुल कितना हो गया, 1830 ब्याज राशि बनी। 5 वर्ष पश्चात राशि। ठीक है, ब्याज कितना मिला, 1830। तो 5 वर्ष पश्चात राशि, 5 वर्ष पश्चात क्या है, राशि कितनी है, राशि कितनी है, 5 वर्ष पश्चात 200 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हैं। कितने माह तक जमा किया, 60, और ब्याज राशि कितना है, 1830 है। तो 6×2 = 12, और 000, फिर 1830। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, 13,830 रुपये, 13,830 रुपये। कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज पहले निकालते हैं, इसके बाद जो राशि धन राशि जमा किए हैं और उसमें उसको जोड़ देंगे। भाई अभी तो ब्याज निकाले, लेकिन 200 रुपये प्रति माह जमा कर रहे हैं 60 माह तक, उसको भी ऐड करेंगे ना, तो उसका पहले उसको भी गुणा करके जोड़ दिए, और जो ब्याज अपन निकाले थे 1830 से ब्याज निकाले। ब्याज निकालने के लिए आवर्ती जमा में फार्मूला क्या होता है, पी आर। इसको याद रखेंगे, पी आर बहुत ईजी है, पी आर है। ठीक है,
रेट जहां भी रहता है उसके बट्टे में 100 रहता ही है। 1/12 n +1 बटे में 2। ये क्या है? आवर्ती जमा राशि के लिए ब्याज निकालने के लिए फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन क्या निकालना है? आयकर निकालना है। क्या निकालना है इसमें? आयकर निकालना है। ठीक है, आयकर निकालना है। तो बोला है वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक शासकीय कर्मचारी कुल वार्षिक आय कितनी है? कुल वार्षिक शासकीय जो जो दिख रहा है उसको लिखते जाते हैं। शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, शासकीय कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय। अपने से कुछ नहीं करना है, जो दिख रहा है उसको लिखना है बस। ठीक है, देखिए दिख रहा है उसी को मैं लिखा हूं कि इतना है और बाकी कुछ नहीं। ये लिख लिया। अब बोल रहा है उसने जीवन बीमा में, जीवन में 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी वार्षिक, मतलब एक ही बार, वार्षिक मतलब एक ही बार जमा करेगा ना, वार्षिक। तो जीवन बीमा में पॉलिसी, ठीक है, जीवन बीमा क्या है? पॉलिसी, पॉलिसी। जीवन बीमा क्या है? पॉलिसी। कितना का किया है? 20,000 रुपए का किया है। ठीक है, ठीक, पॉलिसी किया। 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में 4 वर्ष प्रति माह। ठीक है, तो 4 गुणित 12 प्रति माह किया तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 चुको 12 कम 12 दूनी 24, 12 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। ठीक, जमा किया। दे आयकर की गणना कीजिए। आयकर गणना करने से पूरे समाज सामान्य भविष्य निधि और जीवन बोल रहा है सामान्य भविष्य निधि और जीवन बीमा पॉलिसी में नियोजित राशि में अधिकतम 1 लाख तक छूट होगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं अपन, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जा रहा है? 68, 68 मतलब कि 68,000, 68,000 हो रहा है। अब हमको कितना तक छूट दे रहा है? वो 1 लाख तक छूट दे रहा है। मतलब ये छूट के से दायरे से कम है, छूट के दायरे से क्या है? कम है। तो इसमें पूरा अपने को छूट मिलेगा। कुल अधिकतम छूट की राशि कितनी है? देखिए यहाँ पे लिख लेंगे एक पॉइंट, ठीक, कि क्या है कि छूट, छूट का अधिकतम, अधिकतम 1 लाख, 1 लाख रुपए है। कितना रुपए है? 1 लाख रुपए है। अतः 68,000 में कोई आयकर देय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आयकर देय नहीं होगा। ठीक है, 68 में कोई आयकर नहीं देगा। ठीक है, अब जब नहीं देगा, 1 लाख तक में छूट था, तो 60,000 अब आय किस में देना है? आयकर देने योग्य राशि। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयकर देने योग्य राशि, कर योग्य राशि। ठीक, तो कर योग्य राशि जब यहाँ से निकालेंगे, कर योग्य राशि, जब कर योग राशि निकालेंगे तो यहाँ पे 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 में कितना घटा देंगे? 68 घटा देंगे, 68,000। तो इसमें 60,000 ऐसे घट गया, 2,92,000। 2 लाख क्या हो जाएगा? 92,000 हो गई। दही सैकड़ा हजार 10,000 92,000। ठीक है, 2,92,000 रुपए कर योग राशि है। और यहाँ पे अपन दिया हुआ है कि 2 लाख तक कोई आयकर नहीं लगेगा। 2 लाख उसके इनकम अगर 2 लाख है तो उसमें कोई आयकर नहीं लगेगा। तो आयकर किस पे लगेगा? सिर्फ 92,000 पे लगेगा। किस पे लगेगा? सिर्फ 92,000 पे लगेगा। तो छूट कितना तक है? चूंकि यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक है, चूंकि, चूंकि, ठीक, अरे 2 लाख तक की राशि, राशि पर कोई आयकर देय नहीं, 2 लाख के कुछ राशि पर आयकर देय नहीं है, तो
तो 2,92,000 में से 2 लाख घटा देंगे अपन, तो कर योग्य राशि कितना हो गया, कर कर दे योग्य राशि, यहाँ पे लिख लेंगे दे कर योग्य राशि, योग्य राशि कितना हो जाएगा, 92,000। कितना हो जाएगा, 92,000। अब सिर्फ 92,000 पे देंगे, तो 92,000 पे कितना देना है, देखिए लिखा है 2,01,000 से 5,00,000 तक कितना परसेंट देना है, 10% देना है। कितना परसेंट देना है, 10% देना है। तो इसके 10% निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे, दे आयकर, दे आयकर, दे आयकर कितना हो गया, इसका 10%, 92, 10%, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9,200, ठीक। और फिर नीचे ध्यान से एक लाइन देखेंगे तो लिखा है शिक्षा उप देकर आयकर का 3%, मतलब जितना भी दे आय हम लोग दे रहे हैं, आयकर दे रहे हैं, उसका 3% अपने को क्या लगेगा, शिक्षा उपकर लगेगा। तो शिक्षा उपकर हमेशा किस पे लगता है, कर पे लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, शिक्षा उपकर किस पे लगता है, कर का 3%, कर का 3%, ठीक है, कर का 3%। तो 92, 3 गुणित 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो 6 नौतियाँ, ना को 27, नौतियाँ 27, 276 रुपये कितना हो जाएगा। तो कुल देकर कितना हो जाएगा, कुल देकर कितना हो जाएगा, 9200 तो ऐसे हो गया और 276 रुपये ऐसे हो गया, ठीक है। तो 6, 7, 4, 2, 4,000, 4,000, 9,476, 9,476, ये क्या है, कुल देकर होगा। यही अपने को क्या करना था, निकालना था। कुल यही अपने को क्या निकाल, कुल देकर की, कुल आयकर की गणना कीजिए। तो कुल आयकर कितना हो जाएगा, 9,476 रुपये, 9,476 रुपये, ठीक है, 9,476 रुपये, ठीक, 9,476 रुपये, ठीक। अब फिर नेक्स्ट, ये अपना जो त्रिभुज अंतर्वृत्त और परिवृत्त की जो रचना है, उसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो है उसमें कंप्लीट करा दिया है। अंतर्वृत्त परिवृत्त का एक सेपरेट वीडियो बना के, उसमें से आप लोग इसको देख लीजिएगा। बच्चा कौन सा, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का क्या है, ठीक, समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी पीवें, क्यूवें और एनवें पदों का योगफल इतना है। तो योगफल वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि एन पदों का योगफल कितना होता है। तो एन पदों का योगफल होता है एन, एन बटे 2, 2a, ठीक है। क्या होता है, एन, सबसे पहले एन पदों का फार्मूला पता होना चाहिए। एन पदों, एन पदों का योगफल एन, एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक। जिसमें ये क्या है, प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी है। ये दिया हुआ योगफल, तो अपन इसमें क्या लेंगे, प्रथम पद कैपिटल ए लिख लेते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, और सर्वांतर, सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी हो जाएगा। सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या इतना हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर्वांतर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। पीवें, क्यूवें और आरवें पदों का योगफल, ठीक है, ए और डी, ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए, इतना है। तो पीवें पदों का योगफल, ठीक है, एनवें पदों का योगफल एन है, तो पीवें पदों का, ठीक है, ठीक, पीवें पदों का योगफल कितना हो जाएगा, ठीक। पीवें पदों का योगफल यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। पीवें पदों का
पीवे पदों का योगफल। पीवे पदों का योगफल कितना दिया हुआ है प्रश्नानुसार? ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। पीवे मतलब एनवे पदों का योगफल यहाँ ये होता था, तो पीवे पदों का योगफल अपने को ये दिया हुआ है, तो पी लिखेंगे, एन की जगह पे क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, ठीक। उसमें प्रथम पद अपन क्या लिए हैं? ये लिए हैं, ठीक। जहां पर एन है वहां पे क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, और जहां पे डी है वहां पे कैपिटल डी लिखेंगे। ये पीवे पदों का योगफल हो गया। क्यूवे पदों का योगफल, क्यूवे पदों का योगफल, क्यूवे पदों का योगफल, क्यूवे पदों का योगफल क्या है? बी, बी अपन लिखे हैं, तो जहां पे क्यू एन था वहां पे क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे, क्यू बाई 2, ठीक है, 2a प्लस क्यू माइनस 1d। फिर आरवे पदों का योगफल, आरवे पदों का योगफल, आरवे पदों का योगफल, ठीक है, आरवे पदों का योगफल, आरवे पदों का योगफल क्या है? सी, सी आर बाई 2, ठीक है, 2a आर माइनस 1d, ठीक। ये हो गया। अब तीनों का अपने को योगफल प्राप्त हो गया, ए बी सी तीनों का क्या है? योगफल प्राप्त हो गया, ठीक है, योगफल प्राप्त हो गया, ठीक। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, ये पी को इधर लेके आ जाऊँ, पी को इधर लेके आ जाऊँ, यहाँ से क्यू को इधर लेके आ जाऊँ, आर को इधर लेके आ जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? कर सकते हैं इसे, ठीक, कर लेते हैं। तो क्या कर लें, तो यहाँ से पहले पी को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये बटे पी 1/2, ठीक है, 2a प्लस पी माइनस 1d, समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं इसको। फिर ऐसा ही क्या करेंगे? बी क्यू 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1d, समीकरण नंबर 2। फिर c बाई आर, उधर आर था, यहाँ पे आर था, इसको ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/2 2a प्लस आर माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो गई, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से q माइनस आर माइनस पी और p माइनस क्यू का समीकरण 1 2 3 में गुणा करने पर, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसमें क्या है, क्यों इतना गुणा कर रहे हैं? अपने को ले क्या आना है, देखिए, ये बटे पी आ गया है, लेकिन आया क्या नहीं है? क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर का समीकरण 1 में गुणा करेंगे, आर माइनस पी का क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे, और क्यू माइनस पी का समीकरण नंबर 3 में गुणा करेंगे। समीकरण 1 में क्या गुणा करने पे? क्यू माइनस आर का, समीकरण 2 में क्या गुणा करने? आर माइनस पी का, और समीकरण पी में 3 में क्या? पी माइनस क्यू का गुणा करने पे। जब अपन गुणा करके तीनों को जोड़ देंगे, गुणा करके तीनों पे जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा ये 1/p, सिर्फ अभी इस साइड का लिख रहा हूँ ना, क्यू माइनस आर प्लस b/q, ठीक है, आर माइनस पी, ठीक, फिर c/r p माइनस क्यू, ठीक, उस साइड का लिख लिया। अब क्या किया? इसका गुणा उस साइड हुआ है तो इस साइड भी होगा, 1/2 1/2 1/2 तीनों में कॉमन है, क्या है? तीनों में 1/2 कॉमन है, तो मैं निकाल दिया बाहर, सिर्फ सीधे अंदर गुणा करूंगा, इसके साथ 2a के साथ गुणा होगा, 2a के साथ गुणा होगा, 2a के साथ, 2a को भी बाहर मैंने कॉमन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया, ठीक। तो इसके साथ कॉमन जब निकालूंगा तो क्यू आर बचेगा, अंदर में बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस में आर माइनस पी बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस में पी माइनस क्यू बचेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? डी 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 तीनों में है, बाकी सब अलग अलग है, तो डी को यहाँ पे से क्या निकाल सकते हैं आप? कॉमन निकाल सकते हो। डी को अगर कॉमन निकाल दिया यहाँ पर से, तो यहाँ पे p-1 के गुणित क्या हो जाएगा? q माइनस आर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा q-1 का गुणित क्या हो जाएगा? p माइनस आर माइनस पी हो जाएगा, आर माइनस पी हो जाएगा, और प्लस में r-1 के गुणित क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, और इसका गुणा
इसके साथ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसको, यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पे, अच्छा जगह बना लेते हैं ना, जगह नहीं है। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अपन यहाँ पहुंचे थे, इसके बराबर में लिखना है। ठीक, तो इसके बराबर इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक ना, इसको इधर लिख लिए तो क्या लिख लिए, उधर लिख लिए अपन Q माइनस, सॉरी Q नहीं, A माइनस P, Q माइनस R, ठीक है, B बाई Q, ठीक है, R माइनस P, और C बाई R, ठीक है, P माइनस Q। ठीक, इतना हो गया। इधर कितना बचा, जो आएगा उसको लिखेंगे इधर। ठीक है, तो देखिए Q, Q प्लस का है, यहाँ यहाँ पे Q माइनस का है, कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। यहाँ प्लस का आ रहा है माइनस का, ठीक है, Q प्लस का है, ठीक है, और ये यहाँ Q माइनस का, ये कट गया, ये P और ये P कट गया, और ये R कट गया, पूरा कट गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं, 1/2, 1/2, ये तो पूरा जीरो हो गया, कट के जीरो हो गया, प्लस, ठीक है, D भी अपन कॉमन लेके रखे हैं, इसका गुणा इससे होगा, P माइनस Q होगा, यहाँ पे माइनस का Q हो गया, और इसका गुणा इससे होगा तो माइनस RP, ठीक है, और यहाँ प्लस का R, प्लस का R, ठीक है, इसका गुणा इससे होगा तो Q माइनस R, इसका माइनस का R, ठीक है, इससे P माइनस Q, ठीक है, इससे क्या हो गया, प्लस का, ठीक, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया, तो क्या हो जाएगा, R माइनस P, R माइनस P, माइनस का P, ठीक है, Q माइनस R, Q माइनस R, और यहाँ पे प्लस का Q, प्लस का Q, प्लस का Q, ठीक है, प्लस का Q, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पी क्यू प्लस का है, यहाँ पे पी क्यू माइनस का है, कट गया, ठीक, यहाँ पे क्यू माइनस का है, क्यू प्लस का कहीं पे है, ये कट गया, आर पी माइनस का है, आर पी प्लस का है, कट गया, ठीक है, आर प्लस का है और यहाँ आर माइनस का है, कट गया, क्यू आर यहाँ पे क्या है, माइनस का है, और यहाँ प्लस का है, और यहाँ पे माइनस, कट गया, ठीक है, प्लस और ये माइनस, कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो, तो जीरो जीरो पूरा जीरो हो गया, और इधर कितना आ गया, जीरो। इसी को अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये बाई वही आ गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ हो गया, तो यहीं पर सिद्ध होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा फिर से रिवाइज करके, अगर नहीं समझ में आया होगा या फिर कोई पर डाउट होगा तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 17 का इसका अथवा वाला कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, तो कुल सिर 35 है और पैर कितने हैं, 98 है, तो पक्षियों और खरगोशों की संख्या पता लगाइए। माना कि खरगोशों की संख्या क्या है, अक्सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि खरगोश की संख्या x तथा पक्षियों की संख्या y। ठीक है, तो सर कितना हो जाएगा, सर तो सबका एक ही रहता है ना, एक ही, दोनों को जोड़ देंगे तो सर का मात्रा निकल गया। पैर, खरगोश का पैर कितना, 4 होता है, तो 4x, ठीक, और पक्षी का 2 होता है तो 2y बराबर कितना, 98, कितना, 98। इसको क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार लिख लेंगे इसे, प्रश्न अनुसार दिया हुआ है भाई कि सर इतना है और पैर इतना है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व, इसको देखिए, इसमें 2 का कॉमन निकाल सकते हैं, 2x और यहाँ पे y। ठीक, तो 2 कॉमन निकाल के इधर लेके गए तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि 2 से डिवाइड किया तो 45 दूना 90 और 45 49 हो गया। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर भी लिख लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, तो 1 को घटाएंगे तो कितना है, x y 35। ठीक, एक कम हो गया, एक कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 4 और 1,
x का मान कितना हो गया 14। इसको किसी में भी रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 35, 14 प्लस वाई 35, y बराबर 35 माइनस 14, y बराबर कितना हो जाएगा 11, एक बच जाएगा इधर और इधर 2। y x का मान 14, y का मान 21, मतलब x किसको मानते, खरगोशों की संख्या 14 होगा और पक्षियों की संख्या कितनी होगी 21 होगी। ठीक, ये अपना निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट वन क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला है कि साइन साइन 90 माइनस थीटा डॉट कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लिया अपन। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है टेन थीटा। ठीक है, 1 प्लस, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर के क्वेश्चन लायक भी नहीं है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए एक लाइन में ये सॉल्व हुआ था। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा लिखेंगे। 90 माइनस थीटा है तो 90 कॉस कॉट कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, लिख लिए। अब जब इसको लिखेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, और इसको 1 बटे में क्या लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉट को क्या लिखेंगे अपन। ठीक है, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को कॉस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉट। कॉट को देखिए कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको उल्टा लेके जाएंगे तो साइन साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इसको अपोजिट लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बट डॉट कॉस थीटा। ठीक, ये अपना राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक, ये हो गया, दोनों बराबर हो गया, यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब एक लास्ट इसी का बचा हुआ, एक लड़का 30 मीटर ऊंचाई, क्या 30 मीटर ऊंचाई ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी ऊंचाई उसकी आंख की भवन से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो भवन की दूरी क्या, कितना दूरी वो चला उसको बताना है। तो माना कि देखिए भवन है, ये भवन, एक लाइन खींच लिया, भवन हो गया। ठीक, तो पहले वो यहाँ पे था, पहले कहाँ पे था यहाँ पे, यहाँ से चल के यहाँ पे आया। तो पहले यहाँ उन्नयन कोण मतलब वो देखता था तो 30 डिग्री का बनता था। जब यहाँ पे आया तो देखा तो कितना डिग्री का कोण बना 60 डिग्री का कोण बना। तो इसको क्या मान लेते हैं ए बी सी, और इसको क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक, जब पहले यहाँ पे था, यहाँ से देख रहा था 30 डिग्री का कोण बन रहा था, यहाँ से देखा तो 60 डिग्री का कोण बना। इसकी ऊंचाई अपने को कितनी 30 मीटर दी हुई है। ठीक है, इसकी भवन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 30 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो माना, ठीक है, माना माना कि भवन की ऊंचाई कितना है ए बी है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है ए बी है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है ए बी है। ठीक है, फिर बिंदु बिंदु सी पर लड़का खड़ा था, लड़का क्या था खड़ा था, खड़ा था और डी तक चल कर आया। ठीक, पूरा यहीं तक पूरा हो गया कि भाई ये भी भवन है। ठीक, बिंदु सी पर लड़का खड़ा था और वहां से चल के डी पे आया, डी पे क्या हुआ आया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, पहले ये देखिए एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए जिसमें कोण बनता है उसको बीच में लेते हैं, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
ठीक है, इसको लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? यह लाल बटे कका, तो लंब बटे आधार, तो क्या है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब ए बी। आधार कितना है? बी बी सी। ठीक है, लंब यहीं पे लिख लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा जगह को बचाते हुए, ए बी बी सी। ठीक है, ये भी इसका लंब हो गया और बी सी उसका आधार हो गया। जब हुआ तो ये कितना है? ये कितना है? ये अपना है, ठीक, सॉरी थोड़ा सा अपन मिस्टेक किए, थोड़ा सा मिस्टेक क्या किए कि अपन, ठीक है, तो थीटा कितना है? यहाँ 30 डिग्री का बना रहा है, तो कितना हो जाएगा? टेन 30। कितना हो जाएगा? टेन 30। कितना हो जाएगा? टेन 30। टेन 30 हो जाएगा। ठीक है, टेन 30 हो जाएगा। टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 30 दिया है और बी सी बराबर कितना है? बी सी नहीं दिया है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, 30 और बी सी, तो बी सी का मान कितना हो जाएगा? 30, ये हो जाएगा बी सी का मान। ठीक है, और समकोण त्रिभुज, फिर से समकोण त्रिभुज, अब यहाँ से कोण ए बी और ए डी में, डी में, फिर यहाँ पे टेन थीटा मतलब टेन 60। टेन 60 लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है? ये है 30, आधार कितना है? बी डी, तो इसका मान होता है कितना होता है? √3, रूट रूट 3 होता है टेन, टेन 60 का मान। तो यहाँ से आएंगे तो 30 बी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डी बराबर, बी डी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी डी बराबर देखिए, इसको इधर ले आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? अरे यार, हैंग मारते रहा बहुत पूरा। ठीक, तो क्या हो जा रहा है? देखिए, बी डी बराबर क्या हो रहा है? बी डी बराबर हो रहा है टेन 30, ये इसको इधर ले गए तो इधर ये नीचे आ गया, तो √3। ठीक, तो 30 और इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे में, तो √3 और √3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 30 √3 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टेन √3 बी डी बराबर, तो बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी √10 √3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और यहाँ से लेके यहाँ तक की √30 √3 है। तो अपने को बोला क्या है? बताइए कि वो भवन की ओर कितना चला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ कितना चला। तो अपन सी डी बराबर निकाल सकते हैं, सी डी बराबर निकाल सकते हैं बी सी माइनस बी डी, माइनस क्या हो जाएगा? बी सी माइनस बी डी, तो कितना हो जाएगा? 30 √10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 3 रूट को कॉमन ले लिया, 30 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा? 20 √3। ठीक, ये सॉल्व हो गया। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 20 √3। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 20 √3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपना पूरा सॉल्व कर लिए पेपर। ठीक, आपका पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। तीनों में सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों सॉल्व कर चुके हैं। मतलब सेट ए और सेट बी और सेट सी में जो रहता है 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन पूरे कॉमन रहते हैं और पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, इसको देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।